नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम आपको लुसेंट से करवा रहे थे भौतिकी पहला भाग आपको कंप्लीट करवा दिए थे। यांत्रिक वाला से जितना ऑब्जेक्टिव बनता था सब कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम आपको भौतिकी में दूसरा भाग जो है ऊष्मा, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस भाग में टोटल करवा देंगे। टोटल 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। 180 क्वेश्चन आपको टोटल कंप्लीट करवा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसको अणु, तो वस्तु को गर्म करेंगे तो उसको अणुओं की चाल बढ़ जाएगा। अणु की जो चाल होगा गर्म करने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो ताप है जो कि यह है उसके अणुओं के औसत गति का सूचक है। किसका, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। अगला क्वेश्चन है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, तो वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा होगा पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। कहाँ होगा, पृथ्वी से उस वस्तु में क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब देखिए यहाँ पर, सॉरी, इसका सही जवाब देखिए 3 नंबर का, कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। तो इसका है कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु से प्रभावित होगी। कम ताप के जो वस्तु होगा में उस वस्तु से प्रभावित होगा। आगे, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। ताप में वृद्धि का अर्थ है कि ऊष्मा की ऊर्जा होगा जो बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, यानी जब कोई वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसका अणु में क्या होगा कि चाल घट जाएगा। कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे तो चाल बढ़ जाएगा, लेकिन ठंडा करेंगे तो उसका अणु की चाल घट जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो इसका सही जवाब है रमफोर्ड ने दिया था। कौन था, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया, घिसकर पिघला दिया। तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो कौन वैज्ञानिक है भाई, सबसे पहले ऐसा कौन किए थे, तो डेवी किए थे। कौन किए थे, तो डेवी। देखिएगा यह 8 नंबर का क्वेश्चन है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, यानी जब कभी भी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यतांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है, जिसका जो मान होता हुआ उपयुक्त में सभी हो सकता है। समझ गए ना, उपयुक्त में हो सकता है सभी। 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, या तो 4.16 जूल प्रति कैलोरी, या तो 4.186 × 10⁻7 अगर कैलोरी, तीनों हो सकता है। ठीक है, निम्न में कौन सही है, यानी सूत्र है, तो कौन सही सूत्र है, तो W/Q बराबर जूल जे, यानी जब W/Q बराबर जूल, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ता है। इस क्रिया में क्या होगा भाई, तो इस क्रिया में होगा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाएगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा रहेगा जो कौन ऊर्जा में बदल जाएगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो कौन कारण से उच्च हो सकता है, तो इसका सही जवाब है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर कौन दाब होता है, उच्च दाब होता है। शीतल काय में हैंड पंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि क्यों गर्म होता है भाई, तो इसका सही जवाब है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यानी पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एएसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होता है, तो एएसआई सिस्टम में तापमान के जो इकाई होता है वह केल्विन होता है। एएसआई सिस्टम में देखा जाए कि ताप कैसे मात्रक देखा जाए तो क्या होता है, तो केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं, यह
इनमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक इनमें कौन नहीं है भाई? तो याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस है जो कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। बाकी जूल कैलोरी केल्विन हो सकता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻³ जूल। 4.2 गुने 10⁻³ जूल। जल प्रताप के अधः तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है इसके होने का कारण क्या? कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यानी जो गिर रहा जल उसका गतिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? तो ऊष्मा में। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? 46 डिग्री तापमान हो जाएगा तभी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। अपना शरीर का तापमान क्या करेगा? ऊँट 42 डिग्री तक बढ़ा देगा। ये चलते वो अच्छा महसूस करता है। बताइए। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, यानी बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्योंकि गैस यानी गैस तापमापी जो होता है द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांकांक अधिक होता है। गैस के प्रसार गुणांकांक जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी जो है कौन सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सीबेक के प्रभाव पर। सीबेक के प्रभाव पर अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी से किया जाता है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी है जो कि कौन सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है वह है स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वह है जो कि पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा मापा जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा का स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों ऐसे दी जाता है? तो इसका सही जवाब है एल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है। एल्कोहल का जो द्रव्यमानक होता है निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 8000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक मापा जा सकता है। कितना? 8000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकल यानी कि तापयुग्म द्वारा खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? 2 अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। यानी थर्मोकल्प जो होता है वह 2 असदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाएगा? तब पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाएगा। यानी सूर्य का जो तापमान मापना है आपको तब पायरोमीटर द्वारा मापिएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तब पायरोमीटर किसको कहा जाता है भाई? तो इसका सही जवाब है पायरोमीटर बोला जाता है विकिरण तापमापी को पायरोमीटर बोला जाता है। किसको? विकिरण तापमापी को। निम्न में कौन सही है? यहाँ पर है जो कि कौन सही है? तो यही सही है, F-32/9 बराबर C/5। ये जो सूत्र ही सही है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस ताप सेल्सियस माप कर्म पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। यानी सेल्सियस ताप यानी कि सेल्सियस में देखा जाए कि सेल्सियस माप कर्म में देखा जाए कि जल के क्वथनांक का हिमांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस इसका होता है क्वथनांक के। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस होता है हिमांक। हिमांक मतलब बर्फ बनने लगेगा। ताप के सेल्सियस मापने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है? तो इसका सही जवाब है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो 310 है केल्विन माप में देखा जाए तो यह। अगला है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम दो
तापमापियों में सामान्यतः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? तो किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा भाई? तो याद रखिएगा -40 डिग्री पर। किस पर? तो -40 डिग्री पर न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम संभवतः ताप है। सबसे न्यूनतम ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो कितना उस वस्तु का ताप होगा? तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो स्केल के कितने डिग्री के बराबर है? तो इसका सही जवाब 32 डिग्री के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस जब फ़ारेनहाइट में होगा तो डिग्री में कितना के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होता है? तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होता है 36.89। 36.89 मतलब लगभग 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तब फ़ारेनहाइट मापक्रम में देखा जाए कि कितना डिग्री पर है, जो कि कितना फ़ारेनहाइट पर है कि पानी उबलने लगेगा भाई? तो इसका सही जवाब है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में अगर 100 है तो मसूरी में भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यहाँ पर एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री से फ़ारेनहाइट। कितना? तो 140। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो किसी भी मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है भाई? तो इसका सही जवाब है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? देखते हैं, चायदानी मतलब जैसे चाय छानते हैं तो लकड़ी पर हैंडल लगा रहता है क्यों है? तो इसका सही जवाब है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगर लोहा का लगा रहेगा तो हाथ जल जाएगा, इस चलते कुचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? यानी कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़के न गर्म पानी को तो टूट जाएगा तुरंत। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक गिलास क्या हो जाता है? विस्तारित, इसलिए टूट जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितना पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए इधर या क्वेश्चन है कि जब बर्फ 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन होगा। तो जल की आयतन क्या होगा भाई? पहले कम होते उसके बाद बढ़ जाते हैं। यदि जल 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, यानी 4 डिग्री तक कम होगा फिर क्या होगा? डायरेक्ट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी में साइकिल के ट्यूब जो है जब फट जाए, अगर कारण क्या है? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसके कारण? तो गर्मी के कारण है जो कि ट्यूब फटता है। शीशे के छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, देखिए शीशा का छड़ भाप के पास रखिएगा तो बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई क्या होगा? अव्यवस्थित हो गया, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल लंबाई बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती है इसलिए क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद अंदर कोटर है, जब इस धातु गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या हो? तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों? क्योंकि बोतल में पानी भर दिया फिर उसको जमने दीजिएगा तो बोतल टूट जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पानी जमने पर फैलता है, पानी जब जमता है तो क्या होता है? फैलता है, इस चलते टूट जाता है। क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? अत्यधिक ज्यादा शीत ऋतु होगा तो पहाड़ पर पानी की जो पाइपलाइन बिछड़ रहेगा वो फट जाएगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है
पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? फैल जाता है, इस चलते फट जाता है। अगला कारण है, दो रेल पटरिया के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? यानी कि जहाँ पर दो रेल पटरिया जुड़ता है वहाँ पर छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों? जिसका सही जवाब है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है, ये चलते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? यानी कि अंतःस्थल मतलब अंदर में कितना तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है कि शीतकाल में जब ठंडा से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव पर क्या असर पड़ेगा? तो अन्य जलीय जीव होगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा इसका कि जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे वाला परत जमता नहीं है। पानी में क्या होता है? ऊपर वाला परत जम जाता है, नीचे वाला परत जमता नहीं, तो नीचे तो जिंदे रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है भाई? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी है, चलन, संवहन, विकिरण सब। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चालन के कारण। किसके कारण? चालन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कौन विधि द्वारा? तो संवहन द्वारा। किस विधि द्वारा? तो संवहन द्वारा। क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है क्यों गर्म होता है? तो संवहन के कारण गर्म हो जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचरण माध्यम में आती है? सूर्य की ऊष्मा आता है ना पृथ्वी पर, तो किस प्रकार के संचरण माध्यम द्वारा आती है? तो इसका सही जवाब है विकिरण द्वारा आती है। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? यानी ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? यानी कौन कण है जिसके कारण गति नहीं करते, कौन सी है? जिसका सही जो है विकिरण है। क्या? तो विकिरण। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक कौन है? तो पारा। देखिए एरम कौन है? तो पारा है, जो कि ये सबसे अच्छा चालक है। अगर धातु वाला होता तो पारा यहाँ पर होगा। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है? यानी कि तांबा की उसमें चालकता से चांदी की उसमें चालकता क्या होगा? तो याद रखिए अधिक होगा। तांबा से ज्यादा होगा चांदी की उसमें चालकता। ठीक। अगला है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर मापन की युक्ति किसे? तो उसमें विकिरण को मापता है बोलोमीटर। याद रखिएगा बोलोमीटर मापता है यह। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? यानी कि देखिए लोहा वाला लकड़ी वाला गुट को छुएगा सुबह में तो लोहा वाला ज्यादा ठंडा लगेगा, क्यों? इसका क्या कारण है भाई? तो इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक। ये चलते लोहा का टुकड़ा ठंडा लगता है। यह कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्वारा अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह जो कि कौन कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है यह जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिक होती है इसके कारण। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलने पर कमरे की हवा क्या होगा? तो इसका सही जवाब कमरे की हवा जो होगा गर्म होगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाएगा, बंद कमरा, अंदर से हवा बनाया जा रहा है तो गर्म हवा फेंकेगा। यदि रेफ्रिजरेटर को दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? याद रखिएगा कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगर जो फ्रिज होता है ना उसको खोल कर रख दीजिए रूम में खुले, तो पूरा कमरा हो जाएगा जो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? ताप चालकता जो होता है वह कम होनी चाहिए। ताप चालकता क्या होना चाहिए? कम, ही चलते जल्दी खाना बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो समुद्र का पानी है, जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण है जो कि क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होगा? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है?
तो कौन सा भाग सोलर को गर्म करेगा? तो अवरक्त किरण, अवरक्त किरण है जो कि गर्म कर देगा। अगला क्वेश्चन है, शीतल काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, क्यों कपड़ा हमें गर्म रखते हैं? तो इसका सही जवाब है क्यों रखते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उचित है? तो कौन सा सबसे अधिक उचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह, ऊपर सफेद नीचे काला होना चाहिए। ऊपर सफेद होना चाहिए, नीचे काला। यानी छाता में ऊपर से सफेद होना चाहिए, नीचे से कुछ होना चाहिए, काला होना चाहिए। ऐसे रंगल होना चाहिए धूप में। क्वेश्चन है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा की तुलना में, अफ्रीका में जो काला त्वचा यानी कि जिसका शरीर की त्वचा काला है, लेकिन ब्रिटेन में शरीर की त्वचा कुछ ही सफेद है, तो व्यक्तियों की तुलना में क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, यह अधिक गर्मी महसूस करते हैं। यानी अफ्रीका वाला ज्यादा गर्मी महसूस करेगा और ब्रिटेन वाला कम। देखिए जिसका त्वचा काला है, हम ह्यूमन देने उसी होगा। जो कार है उसको ज्यादा गोर लगेगा, जो गोर है उसको कम गर्मी लगेगा। समझ गए ना? जो चिकार है जिसको ज्यादा गोर नहीं गर्मी लगेगा ज्यादा, और गोर वाला का कम गर्मी लगेगा। गजब है ना जी। का के काला चीज जो होता है ना ज्यादा प्रकाश को सोखता है, ये चलते खींचता है, ये चलते उसको ज्यादा गर्मी लगेगा। सुब सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? सुबह का सूरज ज्यादा गर्म, सुबह सुबह देखो भगवान उगते सूरज भगवान तो ज्यादा गर्मी नहीं रहा, लेकिन दोपहर में कहा ज्यादा गर्मी रहे, तो सही जवाब देखिए यहाँ पर होगा। सुबह के समय सूर्य की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन दोपहर में नहीं, तुरंत जमीन पर पहुंच जाता है, ये चलते ज्यादा गर्मी रहता है दोपहर में। काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? तो देखिएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ये चलते गर्मी के दिन में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद कपड़ा क्या करेगा, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा और उसको रिटर्न कर देगा। ये चलते गर्मी के दिन में सफेद जो कपड़ा पहनते हैं उनको कम गर्म लगता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि, क्यों ऊनी कपड़ा पहनेगा तो ज्यादा गर्मी लगेगा भाई? तो इसका सही है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इस ताप को बहुत अच्छा से रोधक होता है ताप, ये चलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उबलते जल दोबारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलन अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है। यानी उबल रहा पानी, उसमें अंगूरी डालिएगा तो उतना गर्म नहीं लगेगा जितना भाप हम गर्म लगेगा। इसका कारण क्या है भाई? इसका सही जवाब यह है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, इस चलते ज्यादा गर्म लगता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा है। तो इसका सही जवाब है भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ठंडे जल से। किससे देखकर हम पता कर सकते हैं? तो ठंडे जल से। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। जो यानी जो अच्छा उत्सर्जक होता है वो अच्छा अवशोषक भी होता है। ये नियम किसका भाई? तो यह नियम है कि किर्क हॉफ का नियम है। किसका नियम है? किर्क हॉफ का। किसी कनिष्का के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है, यह नियम कौन दिया था? तो स्टीफन का नियम है। किसका नियम है? स्टीफन का। स्टीफन का विकिरण नियम है। तो स्टीफन का विकिरण नियम के अनुसार क्या होता है कि ई समानुपाती टी पर घात 4, ई समानुपाती टी पर घात क्या होता है? 4, या तो ये अनुक्रमानुपाती बोलिए, टी पर घात 4 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। यह किसका नियम है भाई? तो यह जो नियम है न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का कौन नियम है? तो शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, कब लागू होता है? जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। ताप में ज्यादा अंतर रहेगा तो नहीं लागू होने के, ताप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए तभी लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना लगेगा? देखिए 90 से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट, 80 से 70 होने में कितना देर लगेगा भाई? तो इसका सही जवाब है, कितना देर लगेगा भाई? तो इसका देखिए सही जवाब है 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। लेकिन 90 डिग्री से 80 डिग्री में 10 मिनट लगेगा, लेकिन 80 से 70 में 10 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। बताइए, यह थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं।
तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? जिसका सही जवाब है डीवार है। कौन है? डीवार। थर्मस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। जिसका सही जवाब है कि संचालन, संवहन व विकिरण के कारण, यानी कि ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है होती है, क्यों होती है भाई? तो इसका सही जवाब है चमकीले होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए अंदर का सतह जो होता है चमकीला होना चाहिए। थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों गर्म रखता है लंबे समय तक? उसमें जैसे गर्म पानी डालेगा गर्मी रहेगा, ठंडा डालेगा ठंडा रहेगा। क्यों? तो चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। यानी कि अंदर दो दीवार बना के, जैसे जैसी थर्मस बताते एक दीवार ऐसे बने, एक बार ऐसे बना, एक बार आओ ऐसे बनाया जाता है, और जहाँ तहाँ इसको पहले टच कर दिया जाता है। ये चलते ये खाली स्थान हो जाता है भाई। ये चलते कि अंदर पानी गर्म डालेगा तो गर्म रहेगा, ठंडा डालेगा तो ठंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण की न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? किस विधि से किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों को कलई की जाता है? किस विधि से? जिसका देखिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विकिरण के लिए। विकिरण के लिए भाई। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी ऊष्मा है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ऊष्मा कितना लगेगा? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट ऊष्मा लगेगा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? तो जल में होता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? तो जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत गर्म हो जाती है। क्यों? यानी दिन के समय पृथ्वी सूर्य के जल की अपेक्षा बहुत गर्म, यानी सूर्य के पानी की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होता है। इस चलते समुद्र के जल दिन में कम गर्म रहेगा लेकिन पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मोटर गाड़ी, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों पानी का व्यवहार करते हैं रेडिएटर को ठंडा करने के लिए भाई? तो इसका सही जवाब है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है चलते हैं। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहाँ? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में उपयोग होता है। अगला है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्न तापीय परीक्षण है जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। किस पर? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शैल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। यानी ठोस से द्रव में बदल के सीधे वाष्प में बदल गया तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, तेरह में सब है, कपूर भी, नेपथलीन भी, अमोनियम क्लोराइड भी। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता कहलाता है। ठोस पदार्थ ऊष्मा पाता तो द्रव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गलनांक। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? ना ऊष्मा पाकर क्या में बदल जाता है? वाष्प में। वाष्प बन जाता है भाप, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो शुद्ध पदार्थ उसमें कोई और अलग पदार्थ मिला देगा तो गलनांक घट जाएगा। गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा होते हैं। तो मिश्र धातुओं का जो गलनांक होता है उनमें मिले अवयवी से क्या होता है? निम्न होता है, निम्न तो कम। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी द्रव से वाष्प में बदल गया तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे वाष्पन बोलेंगे। ठोस से द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से बन गया द्रव तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको गलन बोलेंगे, गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, यानी दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक क्या कहलाएगा भाई? क्या होगा? तो याद रखिएगा बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों के मिलने से गलनांक घटता है। पानी कब उबलता है? याद रखिएगा पानी कब उबलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का
अस्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। यानी जल का जो अस्थितीय दाब है वातावरणीय दाब के बराबर होगा तो पानी उबलने लगेगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है, तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन है? तो 273.16 केल्विन, ये त्रिगुणात्मक बिंदु है। क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान होगा, तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो होगा वह घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, क्या कहा जाता है? पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, तो उस समय उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती भाई? तो इसका सही जवाब है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पका रहे हैं तो कहाँ पर जाएगा तो अधिक समय आपको लग सकता है? तो माउंट एवरेस्ट पर बहुत समय लगेगा। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उपयुक्त सभी कारकों पर, द्रव के ताप पर भी, वायु के ताप पर भी, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इधर। जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक है भाई, तो याद रखिएगा जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। यानी जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? जल के ऊपरी सतह पर। अगला क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर जो हिमपात होता है इसका कारण है ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, इस चलते हिमपात ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो एक साथ नहीं पिघलने का कारण क्या है? कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इस चलते एक साथ नहीं पिघलता। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ की चोटी पर आलू पकाएगा तो अधिक समय लगेगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या भाई? तो इसका कारण वायुमंडलीय दाब कम होता है, यह कारण वह अधिक समय लगता है। क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? तेज हवा चल रहा है तो रात में ओस ओस मतलब शीत नहीं बनता है, इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है बाष्पीकरण की दर तेजी से होती है, बाष्पीकरण की दर तेजी से होती है, इस चलते ओस नहीं बनता है। गर्म के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में खाना पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धिकरण यानी कौन कारण है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में खाना पानी रखेगा तो ठंडा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है बाष्पीकरण। क्या है? तो बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाता है? दो टुकड़ा को दबाइएगा आपस में तो इसका सही जवाब है दाब अधिक होने से बर्फ पिघलना घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? यानी पानी से भरा गिलास थोड़ा पर बर्फ डाले तो तैरने लगेगा, लेकिन पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा फिर भाई? तो इसका सही जवाब है क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि क्यों कम समय में तैयार हो जाता है भाई? इसका सही जवाब जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ता है, इस चलते जल्दी से खाना बनकर कोची हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कौन कारण है? आर्द्रता से मनुष्य परेशानी महसूस करता है, क्यों? तो इसका सही जवाब है पानी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित होना, पसीना बहता है आर्द्रता हो जाता है, वाष्पित नहीं होगा, ये कारण है कि परेशानी महसूस करता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से जब वाष्प में बदलता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ पर है जो कि सूर्य के सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगेगा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करता है परंतु ताप में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करता, क्या कहलाता है? यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा लेकिन ताप में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो द्रव में बदलने का आवश्यक ऊष्मा को बोलते हैं ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा, ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है,
तो बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होता है वह 536 कैलोरी प्रति ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि यानी कि उबला जल में जो खोल रहा पानी हाथ जाएगा तो कम जलेगा, लेकिन भाप में ज्यादा जलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। भाप में कौन ऊष्मा? तो गुप्त ऊष्मा ही चलते ज्यादा जलता है। क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरचित होता है, तो प्रथम नियम से क्या संरचित होता है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा संरचित होता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? जिसका सही जवाब है द्वितीय नियम से मिलती है। किस नियम से? द्वितीय नियम से। रू रोधा रू याद देखिए क्वेश्चन है रुदोषम परिवर्तन में, रुदोषम परिवर्तन में क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा क्या रहती है? अपरिवर्तित। समतापीय परिवर्तन में, तो समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? तो ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है भाई? तो इसका सही जवाब है एक समान तापमान बनाए रखना। तापगतिकी का प्रथम नियम असामान्यता किससे संबंध मामला है? ये किससे संबंधित मामला है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा के संरक्षण के नियम में। ऊर्जा के संरक्षण के नियम में सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। कितना? तो 6000 केल्विन। क्वेश्चन है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाएगा तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। क्यों? तो इसका सही जवाब है हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, जिस चलते आराम महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है भाई संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ दीजिए, कमरा ठंडा हो जाएगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? तो याद रखिएगा जब वह काला और खुरदरा हो, यानी काला, काला चीज ज्यादा पसीना, यानी कि मतलब काला चीज ज्यादा गर्मी का अवशोषण करता है ऊष्मा को। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? कौन बिंदु पर होगा दोगुना भाई? तो इसका सही जवाब है 160 डिग्री पर सेंटीग्रेड तापक्रम क्या हो जाएगा? दोगुना, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें पारद का प्रयोग क्यों करते हैं भाई? इसका सही जवाब है उच्च चालकता होती है, चलते करते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है जो बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट मापने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यक्रम कितना होगा? यानी 113 फ़ारेनहाइट को केल्विन में मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है केल्विन में मान हो जाएगा 318 केल्विन, 318 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों कम समय में पक जाता है भाई? तो इसका सही जवाब कम समय पकने का अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस चलते। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस बात पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव पर निर्भर करती है कि पिंड का द्रव कैसा है। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक है, क्योंकि गर्मी में सफेद कपड़ा पहनते हैं तो आरामदायक होता है। क्यों? ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, मतलब लौटा देता है। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का भारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काला क्यों छोड़ा जाता है भाई? तो इसका सही जवाब यही चलते काला छोड़ते हैं कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, यानी ज्यादा ऊष्मा शोषण करेगा तो जल्दी खाना बनेगा। अगला क्वेश्चन है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, यानी कि श्वेत उजला और चिकना जो होगा वो ज्यादा प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, लेकिन अच्छा परावर्तक होगा, यानी कि पूरा प्रकाश लौटा सकता है। किस द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती भाई? तो इसका सही जवाब किस पर निर्भर नहीं होगा? तो वायुमंडल में उमड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है, 2000 डिग्री सेल्सियस मापने उपयुक्त हुआ क्या कौन है भाई? इसका सही जवाब पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? या किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गैलिस्टन की जगह पारा का उपयोग किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन इधर है। शीतलकाय में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? यानी एगो मोटा कमीज पहनने से बढ़िया कि दो पतला पतला कमीज पहन लेते तो हमको गर्म महसूस होता, क्यों? तो इसका सही जवाब है दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में काम करते ही चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारिता है जो कि अधिक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगा? तो अपेक्षाकृत जो आर्द्रता होगा वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है घटती है। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा भाई? तो याद रखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस वाला 300 केल्विन के बराबर होगा। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षाकृत ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है भाई? तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहेंगे? तो इसका अंदर क्या वाष्पन के गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित की जाएगा तो वाष्पन के गुप्त ऊष्मा होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? तब ब्लैक बॉडी जो काला शरीर है तो अगर किसकी विकिरण को करेगा तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करेगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु के दिन है तो किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करेंगे? मौसम के किस प्रकार होने पर? तो याद रखिएगा साफ मौसम रहेगा तो ज्यादा ठंडा महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में खालिस्तान होगा। तो यानी कि केल्विन पैमाना पर करना है तो सेल्सियस ताप में कितना क्या करना पड़ेगा भाई? तो याद रखिए केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 घटाना पड़ेगा, और डिग्री से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्यों? तो इसका सही जवाब है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इस चलते बुरादे में पैक कर सकते हैं बर्फ को। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े यानी मटका में पानी के अत्यधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए मिट्टी के घड़ा में पानी रखेगा तो ठंडा रहता है, तो यहाँ पर चार कथन है, तो ये कथन कौन है जो कि गलत है? तो ये पहले गलत है कि पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करता है, ये बात गलत है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर जो ठंडा महसूस होता है किस पर निर्भर करता है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर, बॉडी और उसके आसपास के चीजों की बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, यानी पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है जिसके कारण पसीना शरीर को ठंडा करता है। किसी पदार्थ का खालिस्तान वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण गैस द्रव और ठोस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि त्रिक बिंदु पर। किन बिंदु पर? तो त्रिक बिंदु पर रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है -10। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? यानी दो तापमान में अंतर है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर दीजिए भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का अंतर होगा। किसका? 86 का। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इस मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? सेल्सियस पैमाने पर 200 फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा है? तो इसका सही जवाब है 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 93.3 डिग्री सेल्सियस। यांत्रिक कार्य और ऊष्मा हस्तांतरण के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिक वैज्ञानिकों को जाना जाता है? तो यांत्रिक कार्य और ऊष्मा हस्तांतरण के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिक वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रेस्कॉट जूल को जाना जाता है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल को। देखिए क्वेश्चन है, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से बाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? तो किसी दिए गए
ये द्रव के पृष्ठ बाष्पीकरण कब अधिक तेज होता है? तो इसका सही जवाब है जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त हो उस समय। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आगे हैं। देखिए कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली खाली स्थान की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा तांबा। कि कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली है, अच्छी तापीय चालकता वाली कि पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है, तो किसका होता है? तो तांबा का। ठीक, तो 180 क्वेश्चन इस भाग में बन रहा था उसमें वाला से, टोटल हम आपको करवा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।